हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा बिंदु है दोस्तों, भारत में उद्योग। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स का इकाई 6 का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें हमने सारा जो है यूनिट 6 के जो टॉपिक्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। यदि आपने एक बार नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, भारत में उद्योग। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। देखो, यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बाद से यदि सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर भारत में उद्योग जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु ऐड किया गया है। इससे पहले ये टॉपिक नहीं था दोस्तों। तो यहाँ पर एक तो पहली बात ये कि जो सामान्य तरीके के जो प्रश्न है इनके बनने की संभावना है। दूसरा, इनको करंट के साथ जोड़कर पढ़ना पड़ेगा कि हमारी जीवीए में, जीडीपी में ये कितना योगदान देते हैं, है ना। और जो जो हमारे यहाँ पर प्रमुख उद्योग है उनको किस देश की सहायता से कब कब इस्टेब्लिश किया गया, ये हम अच्छे से समझेंगे। फिर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसी में, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी। कौन सी कंपनी कब महारत्न घोषित की गई, किस वर्ष घोषित की गई। पहले जो है ये प्रश्न बनते थे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न नहीं बनाए हैं कि जैसे कौन सी कंपनी जो है इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, या जिसे दर्जा दिया गया है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऐसे प्रश्न बनते थे, लेकिन वो करेंट को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते थे। लेकिन अब क्या है, हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट एक दिया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि भारत में उद्योग। तो हमें अब भारत में उद्योग को बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। समय का अभाव है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने बहुत सारी न्यू चीजें ऐड की है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना। जैसे खनिज रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु थे जो उद्योग में हमें डालने थे, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप यहाँ पर उसको एक साथ फिर से कवर कर पाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमारी ये क्लास बहुत बेहतर होने वाली है। ये आज की क्लास अपनी, इसको अच्छे से अपन कंप्लीट करते हैं। और बची हुई जितनी भी क्लासेस हैं, कुछ बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि सर जो है क्लास जल्दी कंप्लीट करवा दो, अब समय कम बचा है। मैं समझ रहा था, इतने टाइम से मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था दोस्तों, इस वजह से 5 से 7 दिन हम लेट हो गए। नहीं तो हमारा यही लक्ष्य था कि हम 4-5 दिन 6 दिन पहले इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भारत में उद्योग से लेके लास्ट जो हमारा आसियान तक का टॉपिक है वहां तक कंप्लीट कर पाऊँ। जितना मुझसे हो पाएगा आज हम कोशिश करेंगे, इसको रेडी करें, पूरा जो है हमारा यूनिट 6 आज कंप्लीट करें। ठीक है, चलो आप भी अपना सहयोग बना के रखना, साथ में मिलकर हम इसको खत्म करते हैं। देखो, वर्तमान परिदृश्य जरूर देखना। किसी भी बिंदु का वर्तमान परिदृश्य इसलिए देखना जरूरी दोस्तों क्योंकि इकोनॉमिक्स का हमारा ये सब्जेक्ट है और करंट से संबंधित चीजें हमारे सामने एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में उद्योग क्षेत्र का भारतीय जीवीए में योगदान कितना है स्थिर कीमत पर 30.9%। ये याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। 30.9% जो है जीवीए में योगदान देता है हमारा कौन सा सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, जिसमें हम उद्योग को देखते हैं। अब उद्योग हमारा किस में आता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ये भी समझ लीजिए। वैसे तो हमने डिस्कस किया है। अब देखो, उद्योगों की हम बात करेंगे, भारत में उद्योग। तो भारत में उद्योग को हम शुरू करें उससे पहले इसकी मनोस्थिति देखो दोस्तों क्या है। हमारे देश में हम अगर अर्थव्यवस्था को बांटते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये एक आप जानते हो इतना। तो प्राथमिक क्षेत्र में सारी जो है प्रकृति से जुड़ी हुई जितना भी हमारा मटेरियल रहता है, वो जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, प्राकृतिक सोर्स से हमें प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन ये सोर्स जो भी ये जो है हमें संसाधन जो प्राप्त हुए हैं, ये संसाधन सारे हमारे कहाँ आते हैं दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में क्यों आएंगे, क्योंकि यहीं पर इनका जो है फिर से क्या होगा, उद्योगों के माध्यम से इनको नया बनाया जाएगा, निर्माण होगा, विनिर्माण होगा। सारी प्रोसेस जो है हमारी द्वितीय क्षेत्र में होती है। मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आपको सीधा समझ में आ रहा होगा। इसके अभाव में कोई भी राष्ट्र जो है अपना विकास पूर्णतः नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, जहाँ से कृषि से संबंधित तथा जो भी प्रकृति से संबंधित हमारे उत्पाद होते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र में आकर ही हम उनको क्या देते हैं, एक नया रूप देते हैं, जिसके बाद वो सेवा क्षेत्र के माध्यम से सारे जो है सारे स्थानों पर हम उसको पहुंचाते हैं। तो यही हमारी अर्थव्यवस्था का क्या है दोस्तों, एक प्रोसेस है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है जो प्रकृति से जुड़े हुए कृषि, पशुपालन, ये सारे काम जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र के जो आते हैं, इनको हम द्वितीय क्षेत्र में लाते हैं। फिर यहाँ हम इनको नया बनाते हैं, इनका अच्छे से इनको अच्छा रूप देते हैं। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, सेवा क्षेत्र के माध्यम से पूरे देश में जहाँ विश्व में भी हम इसको क्या करते हैं, निर्यात और आयात, हम अपनी चीज़ों को भी और बाहर की चीज़ों को भी क्या करते हैं,
लाते हैं। तो ये जो है प्रोसेस पूरी जो है क्या करती है, एक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो है उद्योग क्षेत्र ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हमने जीवीए में वृद्धि नहीं देखी है, यहाँ पर हमने जीवीए में स्थिर कीमत पर इसका जो है योगदान देखा है कितना 30.9%। और यदि हम वृद्धि दर की बात करेंगे तो जीवीए में वृद्धि दर कितनी रही है 9.5%, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र क्या क्या है। तो निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, अब इसके आगे एक और दोस्तों बिजली, जलापूर्ति और गैस, ये सारे जो है हमारे किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब एक बात समझना है, यहाँ पर आपसे प्रश्न कैसा बन सकता है कि जो द्वितीय क्षेत्र है या मान लो उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस उप क्षेत्र का वर्ष 2023-24 में योगदान रहा है, निर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, खनन, उत्खनन, बिजली, जलापूर्ति, गैस, ऐसे आपसे प्रश्न बन सकता है। तो आप यहाँ पर याद रखना दोस्तों 17.3% के साथ सर्वाधिक योगदान जो है द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में किसका है, विनिर्माण का है। पहली बात आप ये याद रखना, ठीक है, 17.3% है ना। अब इनके सारे परसेंटेज देख लेते हैं। देखो निर्माण क्षेत्र का कितना हुआ है दोस्तों 9.0%, मतलब 9% जो है जीवीए में योगदान दिया है 2023-24 में, किसने, निर्माण क्षेत्र ने। यदि विनिर्माण की बात करें तो सर्वाधिक दोस्तों 17.3%, ठीक है। ये सारी बातें मैं स्थिर कीमत पर बता रहा हूँ। इसी प्रकार खनन उत्खनन की बात करेंगे तो इन्होंने योगदान दिया है 2.1%। और यहाँ पर बिजली, जलापूर्ति और गैस की बात करेंगे तो इनका योगदान है 2.4%। आपको क्या याद रखना है कि उप क्षेत्र में भी यदि प्रश्न पूछा जाए तो सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण क्षेत्र का 17.5%, 17.3%, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, इनको आपको अच्छे से देखना होगा। देखो अब भारत में कुल ऐसे कितने कोर उद्योग है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में। तो ये संख्या आप याद रखिएगा। पहली बात तो ये सीधी याद रखिएगा कि भारत में कितने कोर उद्योग है। तो भारत में 8 कोर उद्योग है दोस्तों। अब कोर उद्योग मतलब इससे तात्पर्य क्या है समझना दोस्तों। कोर उद्योग मतलब ये हमारी जो उद्योग की जो पूरा जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। मतलब हमारे जो प्रमुख उद्योग है उन्हीं को हम कोर उद्योग की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और किसी भी राष्ट्र के विकास में यदि वहाँ का कोर उद्योग अच्छा है, मतलब उनका विकास हो रहा है उन कोर उद्योगों का, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का भी बेहतर तरीके से क्या हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। और यदि इन कोर उद्योगों में आप देखोगे कि इतना अच्छे से विकास नहीं कर पा रहे हैं, इनकी जो स्थिति ठप पड़ी है, तो ऐसे में वहाँ की अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगी दोस्तों, मंद हो जाएगी, ठीक है। ये बात याद रखना। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की गति को निर्धारित करते हैं कौन, ये 8 कोर सेक्टर हैं। तो भारत में भी यदि आप देखोगे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी यदि आप उसका मापन करोगे, मेजरमेंट करोगे, तो इन 8 उद्योगों को ध्यान में रखकर ही सारी चीजें देखी जाती है, क्योंकि ये कोर है दोस्तों। यदि इनमें अच्छे से ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से प्रगति नहीं हो पा रही है इनमें, तो यकीन मानो वहाँ की और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर भी जो है बेहतर तरीके से विकास नहीं हो पा रहा होगा, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो ये 8 कोर जो है उद्योग ये कौन कौन है, ये बात देखिएगा। देखो कोयला उद्योग, ठीक है, आप जानते हो कोयला उद्योग, इस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनको मैं खनिज रिपोर्ट जो आई है उससे जोड़कर आपको इनकी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। जैसे जो मेन जो हमारे बिंदु हैं उन पर, तो आपका ये वाला टॉपिक वहाँ से भी रेडी हो जाएगा और वहाँ जो खनिज वाला जो बिंदु है वो यहाँ से रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हम रिलेट करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिफाइनरी उत्पाद की, तो ये भी हमारा कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। सीमेंट उद्योग हमारा यह जो है कोर उद्योग है, ठीक है। कच्चा के तेल उद्योग, अब देखो दोस्तों, अब ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये भी याद रखना कि बाकी जो 7 है इनमें तो सकारात्मक रूप से हमने जो दर्ज किया है कि इनमें तो प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कच्चा तेल उद्योग है इसमें कितनी -1.6% के साथ क्या है, ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। ये याद रखिएगा, है ना, इन 8 कोर उद्योगों में। दूसरा दोस्तों उर्वरक उद्योग, फिर है विद्युत उद्योग, फिर प्राकृतिक गैस उद्योग और इस्पात उद्योग। तो ये हमारे मेन कितने 8 कोर उद्योग है, इनको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो भारत में उद्योग हम समझ ही रहे, इन पर तो बात कर ही ली है कि भारत में जो उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। ये बात आप जानते हो। एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया जो उत्पादों के निर्माण में से संबंधित है, जैसे कोयला, लौह अयस्क तथा पेट्रोलियम आदि को निष्कर्षण उद्योग की संज्ञा दी जाती है।
ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब आई थी दोस्तों, 1951-56 में, ठीक है। तो यह जो है उद्योग क्षेत्र की वृद्धि उस समय कितनी थी दोस्तों, 5.54%। तथा यदि आप 12वीं पंचवर्षीय योजना और अंतिम पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है उद्योगों में, 8.1%, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब भारत में औद्योगिक क्षेत्र को हम 3 पार्ट में समझते हैं। देखो, एक तो होता है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले जो रहेंगे हमारे सारे उद्योग आएंगे। फिर होता है निजी वाले, जिसमें प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड वाले जितने भी हमारे उद्योग रहते हैं वो हमारे निजी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और ये है संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से इन दोनों का जो है समन्वय बिठाकर जो है ये क्या करते हैं, उद्योगों को संचालित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें हैं, इनको देखिएगा। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र के जो हमारे उद्यम होंगे वो कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो देखो इन पर सरकार का स्वामित्व अधिक होता है, जैसे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के विशिष्ट उत्पाद। आप जानते हो परमाणु एक अपने आप में बड़ा उत्पाद है ये, और इसको तो सरकार के नियंत्रण में ही रखा जाए तो बेहतर है। तो ये जो है परमाणु ऊर्जा वाला क्षेत्र है, ये हमारे किसके अंतर्गत रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, ठीक है। यदि निजी क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों तो इसके अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे संगठन शामिल होते हैं, जैसे उद्योग, लघु उद्योग, व्यापार, रेस्टोरेंट आदि, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। संयुक्त क्षेत्र की अगर बात करें, इसके अंतर्गत उद्यमों पर नियंत्रण सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का होता है। और यहाँ पर एक समिति लिखी हुई दोस्तों, दत्त समिति। सीधे सीधे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि डैश 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 समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। यदि आपसे पूछा जाए कि दत्त समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह जो है संयुक्त उद्यम से संबंधित है, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक बेसिक जानकारी है उद्योगों के संदर्भ में। अब भारत में उद्योगों के विकास के लिए समय समय पर क्या है दोस्तों, नीतियाँ बनाई गई है। अब आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति, नवीन औद्योगिक नीति, तो यहाँ पर एक बार इसको भी देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ औद्योगिक नीति में प्रथम औद्योगिक नीति की, तो ये कब आई थी दोस्तों, ये आई थी 1948। आज़ादी के 1 साल बाद ही प्रथम औद्योगिक नीति लानी पड़ी, 6 अप्रैल 1948 को। अब उस समय उद्योग मंत्री कौन थे दोस्तों, तो उस समय हमारे उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। और इन्होंने इसकी घोषणा की थी, ये याद रखिएगा। कौन थे उस समय हमारे उद्योग मंत्री, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की थी वर्ष 1948 में। इस नीति में आर्थिक विकास हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था, कौन सी अर्थव्यवस्था दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी हमने स्वीकार कर लिया था। एक होती है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमारा जो झुकाव जो रहता है, जो उस पर नियंत्रण रहता है, वो किसका रहता है दोस्तों, सरकार का, ठीक है। और यहाँ पर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखोगे तो वहाँ पर निजी क्षेत्रों को भी महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र जो है अपने अनुसार जो है उद्योग धंधे शुरू कर सकते हैं और उनको भी बढ़ावा दिया जाता है। वैसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब भारत के सामने विकल्प था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाए, तो भारत ने इन दोनों से परे मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट लिया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी समन्वय के साथ जो है काम करेंगे और अपने देश का क्या करेंगे, विकास करेंगे। यदि आपने इससे अभी आपके पास टाइम तो नहीं होगा इतना, लेकिन पहली दूसरी क्लास से यदि आपने देखी होगी तो वहाँ पर मैंने पूरा बेहतर तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था के सारे क्षेत्र बताए हैं, उनका वर्गीकरण किया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र भी बेहतर तरीके से पढ़ाया हमने। और ये जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनका सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया, सारी बातें हमने वहाँ पर करी है। तो आप यदि फ्री रहो तो देख लीजिएगा। लेकिन चलो अभी जो मेन मुद्दे की बात है उनको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि 7-8 दिन बचे हैं एग्जाम के। इसको समझते दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये स्वीकार की गई थी हमारी कब, प्रथम औद्योगिक नीति में। आपको ये याद रखना है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट है ये किस औद्योगिक नीति में हमने स्वीकार किया है, तो ये किया है दोस्तों प्रथम औद्योगिक नीति में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर द्वितीय औद्योगिक नीति की, तो यह आई थी दोस्तों 1956 में। 30 अप्रैल 1956 में जो है हमारी द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी। और इस नीति को देश की सभी औद्योगिक नीति का आधार स्तंभ माना जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक ये जो है तृतीय औद्योगिक नीति, इसको भी देखिएगा दोस्तों, ये 1977 में आई थी और इसका उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि व आवश्यकता उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना। इस नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार की नीति को स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु किस औद्योगिक नीति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो है तृतीय औद्योगिक नीति जो 1977 में आई थी, ठीक है। चौथी है दोस्तों और इम्पोर्टेंट है, ये है नई आर्थिक नीति जो 24 जुलाई
1991 को आई थी, और इसमें हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया था, है ना। और इसकी घोषणा की थी पीवी नरसिम्हा राव ने, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, और वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? मनमोहन सिंह। ठीक है, इसका आयाम क्या है? निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और हमारा एक और कौन सा बच रहा है यहाँ पर? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों इस पर मैंने फिर मैं बता रहा हूँ, पिछली जो हमारी क्लास है उसमें बेहतर तरीके से डिस्कस किया है, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। उदारीकरण मतलब सरकार की जो पॉलिसियाँ थी 1991 से पहले वो अत्यधिक कठोर थी। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, किसी भी प्रकार का कुछ यदि प्रोसेस शुरू करना भी है, जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी यदि कुछ धंधा शुरू करना चाहते हैं, तो इतनी खतरनाक प्रोसेस हुआ करती थी कि उसमें सालों लग जाते थे। तो इस प्रकार हमारा विकास हो नहीं पा रहा था। उदारीकरण की अगर बात करेंगे तो यही है, और निजीकरण की बात करेंगे तो निजीकरण दोस्तों यही है कि सरकार जो है सारी चीज़ें जो है अपने कंट्रोल में रखती है। तो ऐसे में निजीकरण को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, और निजी लोग जो है निजी रूप से यदि कुछ उद्योग धंधा शुरू भी करते थे तो उनके सामने पॉलिसी इतनी कठोर हुआ करती थी कि वो अपना उद्योग धंधा समय पर शुरू नहीं कर पा रहे थे। वैश्वीकरण की अगर बात करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में ही थी दोस्तों, क्योंकि हम आज़ादी के बाद से हमें ये डर था कि पहले भी हमारे यहाँ पर कुछ अंग्रेज आए, कंपनी के नाम से उन्होंने बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे हमें गुलाम बना दिया। तो हमारे लिए एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से हमारे साथ ऐसी घटना घटी, तो इसलिए हमने हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या रखा था दोस्तों? बंद ही रखा था। मतलब कुछ छुटपुट था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से हमने नहीं जोड़ा था। लेकिन जब 1991 में हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो हमें ये मॉडल अपनाना ही पड़ा, एलपीजी मॉडल। और उस समय हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, फिर हमारी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, आयात निर्यात सब होने लगा, है ना। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है हमारा जो है विकास होने लगा। ठीक है, बेहतर तरीके से इसको हमने डिस्कस किया है। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट आपको सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ 4 नवीन जो है अभी तक की हमारी क्या है दोस्तों? औद्योगिक नीति है। इनको आप एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर भारत में उद्योग। अब देखो, भारत में वैसे तो ये सारे उद्योग हम देखेंगे, लेकिन जो मेन बिंदु है उनको मैं आपको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ। लेकिन प्रश्न कैसे बनते हैं उनको एक बार समझते हैं कि जैसे भारत में उद्योग है तो भारत में कृषि आधारित उद्योग भी मिलेंगे, खनिज आधारित उद्योग भी मिलेंगे, वन आधारित उद्योग भी मिलेंगे और अन्य उद्योग भी मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि जो जूट उद्योग है, जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग है? ये एक बेसिक सी बात पूछ रहे हैं। इनके अंदर की बात तो हम जानेंगे, लेकिन आपको यदि ऐसा पूछ ले कि जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, तो आपको पता होना चाहिए कि जूट उद्योग जो है ये कृषि आधारित उद्योग है। देखो, बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन एग्जाम में प्रश्न यदि ऐसे सिंपल भी बन जाते हैं तो कई बार हम गलतियां कर देते हैं। तो ये एक बार अच्छे से देखिए कि देखो दोस्तों, चीनी उद्योग है, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है। कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, ऊन उद्योग एवं जूट उद्योग, ये सारे उद्योग हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि आधारित उद्योग है। यदि यहाँ पर सीमेंट उद्योग देखोगे तो ये खनिज आधारित एक उद्योग है। लोह एवं इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, लोहा उद्योग, अब उर्वरक उद्योग। यदि उर्वरक उद्योग आ जाएगा तो हम इसमें भी परेशान हो जाएंगे कि कहीं कृषि आधारित उद्योग तो ना है, इसलिए इसको देखिएगा कि जो उर्वरक उद्योग है ये हमारा खनिज आधारित उद्योग है। कोयला उद्योग जो है यह भी हमारा खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं बेसिक सी जो आपको यहाँ पर देखनी है। कागज उद्योग जो है हमारा वन आधारित उद्योग है। कागज उद्योग को आप उधर कृषि आधारित उद्योग से ना जोड़ दें। ठीक है, ये स्पेशली अगर देखा जाए तो ये वन आधारित उद्योग है, कागज उद्योग। अन्य में भी हम एमएसएमई, ऑटोमोबाइल, पेट्रो रसायन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। दोस्तों, इन उद्योग को पढ़ना मतलब ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जो आपको देखने होंगे, इसलिए मैंने इनका जो है क्रक्स जो है, जो इनकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर मैंने निकाल दी है, प्लस इनको करंट के साथ जोड़ भी दिया है। तो यदि करंट से संबंधित भी प्रश्न बनेंगे तो हम अच्छे से सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखो किस प्रकार किया है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनको देख लेंगे कि इन उद्योगों की जो है शुरुआत कब हुई, स्थापना कब और कहाँ पर हुई। पहला प्रश्न ये बनने की संभावना है। दूसरा करंट से संबंधित, जैसे कोयला उद्योग है तो कोयला उद्योग में मध्य प्रदेश जो है किस स्थान पर है। ठीक है, प्रथम कौन सा देश है भंडारण के मामले में, उत्पादन के मामले में, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो करंट से हम उन चीज़ों को भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चीज़ बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो भारत में सर्वप्रथम उद्योग की अगर बात करेंगे तो सूती वस्त्र। सूती वस्त्र की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1818 में यह कोलकाता में स्थापित किया गया था और ये असफल है। तो फिर सफल कौन सा रहा, तो सफल रहा हमारा दोस्तों ये वाला
कब? ये भी हमारा सूती वस्त्र है जो 1853 में बम्बई में जो स्टैब्लिश किया गया था। ये हमारा सफल उद्योग रहा है वस्त्र में। ठीक है, तो सूती वस्त्र का सफल उद्योग जो है ये बम्बई में स्टैब्लिश किया गया था 1853 में। ठीक है, और यदि असफल की बात करें या पहले की बात करें कि पहला सूती वस्त्र कब स्टैब्लिश किया गया था, तो वह कोलकाता में 1818 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कागज की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1832 में पश्चिम बंगाल में जो है कागज उद्योग जो है पहली बार स्थापित किया गया था। चीनी उद्योग पहली बार बिहार के बेतिया में दोस्तों 1840 में स्टैब्लिश किया गया था। ये बात भी याद रखना। पहला जूट उद्योग कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कब? 1855 में रिंसरा नामक स्थान पर। ठीक है, यही ध्यान रखिएगा। लोह इस्पात की अगर बात करेंगे तो 1874 में यह भी जो है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्टैब्लिश किया गया था। याद रखिएगा ये वाला बिंदु भी। फिर ऊनी वस्त्र की अगर बात करें 1876 में कानपुर में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और आगे अगर सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो 1904 में चेन्नई में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसी प्रकार कृत्रिम रेशा जो है रेयान की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1920 में केरल के त्रावणकोर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 1937 में पश्चिम बंगाल में इसको स्टैब्लिश किया गया था, इम्पोर्टेंट है। भारी अभियांत्रिकी की अगर बात करेंगे तो 1958 में रांची झारखंड में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब दोस्तों ये तो बिंदु है, ट्रेडिशनल तो बात हम समझते ही हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ करेंट के जो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुए हैं उन रिपोर्ट्स को इनसे ऐड कर लेते हैं, जो मेन हमारे जहाँ से जिन खनिज से या जिस उद्योग से प्रश्न बन सकते हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ताकि ये हमारा सेगमेंट करेंट के साथ भी जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपकी पूरी व्यवस्था जोड़ दी है। आपको बस देखना है दोस्तों कि करना है, समझना है। ये आपका खनिज वाला बिंदु भी रेडी करेगा, प्लस आपके उद्योग से संबंधित भी यदि प्रश्न पूछेगा तो ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर देगा सारी बातें। देखो कोयले के यदि उत्पादन की बात करूँ दोस्तों और भंडारण की बात करूँ, यहाँ पर दोनों प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि कोयला उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, भंडारण में पहला राज्य कौन सा है, या मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, या मध्य प्रदेश का भंडारण में कौन सा स्थान है। इम्पोर्टेंट है ये डेटा जो है 23-24 का जो मैं बता रहा हूँ आपको। 24 का मतलब आपकी जो एग्जाम में आपसे जो प्रश्न बनेगा वो लेटेस्ट डेटा यही है, इसको ध्यान में रखकर आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखो दोस्तों, यदि कोयला के उत्पादन में मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर है उड़ीसा, दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरे नंबर पर है झारखंड और चौथे नंबर पर है 15.96% के साथ हमारा मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, ये बात याद रखना। और कोयले के उत्पादन में भंडारण में मध्य प्रदेश जो है कौन से स्थान पर है, 5वें नंबर पर, ठीक है, ये बात भी याद रखना। देखो दोस्तों, अब इसमें भी वापस अगर भंडारण में देखेंगे तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ हमारे उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ था और तीसरे नंबर पर जो झारखंड था, यही झारखंड अब दूसरे नंबर पर आ जाएगा भंडारण में, और छत्तीसगढ़ हो जाएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 5वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लीजिएगा, भूलना मत, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। भंडारण और उत्पादन दोनों में कौन है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है उत्पादन में, भंडारण में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है, ठीक है। चलो आगे अगर लोहा अयस्क की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहला जो है उड़ीसा है, पहले नंबर पर उड़ीसा है लोह अयस्क के उत्पादन में, और उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है, फिर झारखंड, और 5वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा मध्य प्रदेश जो है लोहे के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। और यदि यहाँ पर हम बात करेंगे भंडारण की, तो भंडारण को लोहे को 2 पार्ट में बांटा है दोस्तों, एक हेमेटाइट में और एक है मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा, ये प्रश्न जरूर पूछेगा, लेकिन कभी हेमेटाइट में पूछ ले कि लोह अयस्क में जो हेमेटाइट के भंडारण में कौन सा स्थान या कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो उड़ीसा पहले नंबर पर हेमेटाइट में, और मैग्नेटाइट में है हमारा कर्नाटक। ये बात याद रखिएगा, 2 पार्ट में इसको देखना है, हेमेटाइट के रूप में उड़ीसा और मैग्नेटाइट के रूप में कर्नाटक। ये भंडारण की बात कर रहा है, लेकिन उत्पादन तो याद रखिएगा कि लोह उत्पादन में पहला स्थान जो है वो उड़ीसा का है, 53.82% यहाँ पर लोहा उत्पादित किया जाता है, और हमारा मध्य प्रदेश है वो 5वें नंबर पर है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, ये बात भी अच्छे से याद रखना। आप थोड़ा सा चूना पत्थर की भी हम यहाँ पर बात कर लेते दोस्तों, बात निकली है तो। चूना पत्थर के उत्पादन में यदि देखोगे तो राजस्थान हमारा पहले नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश है, किसमें, चूना पत्थर में। और यदि भंडारण की यहाँ पर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पहले नंबर पर यदि भंडारण में देखा जाए तो कर्नाटक है,
दूसरे नंबर पर देखा जाएगा तो आंध्र प्रदेश, और 8वें नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश है। मतलब भंडारण की बात करेंगे हम चूने के संदर्भ में तो हमारा मध्य प्रदेश 8 नंबर पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। कुछ और मैंने यहाँ पर अन्य उत्पादन, अन्य जो है हमारे उद्योग है इनके बारे में बोला है, और कुछ हमारे जो खनिज है इनके बारे में भी बताया है। तो कुछ खनिजों को देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी खनिज रिपोर्ट में मेंशन किए हुए हैं। 2023-24 में खनिज से संबंधित आपकी जो यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, दोनों में खनिज मेंशन किया हुआ है कि प्रमुख खनिज। आप इनको एक बार जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा सा आप इत्मीनान से इसको समझिएगा। यदि हम मैग्नीज की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्पादन में मैग्नीज जो है फर्स्ट नंबर पर है। कौन है? एमपी। उत्पादन में मैग्नीज के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का है दोस्तों, पहले नंबर पर है। और यदि भंडारण की बात करेंगे तो उड़ीसा जो है मैग्नीज के उत्पादन में पहले नंबर पर है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कौन सी स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो मैग्नीज के भंडारण में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला नंबर है। ये बात याद रखिएगा, ये बात आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड के उत्पादन में पहला नंबर कर्नाटक है, बेसिक सी जानकारी आपको पता होगी। चांदी के यदि उत्पादन और भंडारण दोनों की अगर मैं बात करूंगा तो कौन आएगा दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है चांदी के उत्पादन एवं भंडारण दोनों में पहले नंबर पर है। हीरा की यदि बात करेंगे तो हीरा उत्पादन एवं भंडारण दोनों में क्या है दोस्तों? पहले नंबर पर है हमारा मध्य प्रदेश। तो हीरा के उत्पादन एवं भंडारण में हमारा एमपी जो है पहले नंबर पर है। तांबा की यदि बात करेंगे तो तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, और भंडारण में पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? राजस्थान। तो फिर दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा मध्य प्रदेश। मतलब तांबे के उत्पादन में हम पहले नंबर पर है, लेकिन भंडारण में हम दूसरे नंबर पर है। बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं, बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर से आप एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलो, ये कुछ इंपोर्टेंट इस्पात संयंत्र हैं जो किस देश के सहयोग से स्टैब्लिश किए गए हैं। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो राउरकेला या उड़ीसा में जो हमारा इस्पात संयंत्र है, यह जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया, या किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। इस प्रकार से प्रश्न भी एग्जाम में देखे गए हैं, तो आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से इत्मीनान से समझिएगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो राउरकेला उड़ीसा। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था 1955 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, याद रखिएगा। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की अगर बात करेंगे तो यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश किया गया था 1955 में, और ब्रिटेन के सहयोग से। ये भी बात याद रखिएगा। भिलाई या छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन सा इस्पात संयंत्र है? भिलाई। ठीक है, तो यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यह भी जो है 1955 में स्टैब्लिश किया गया था सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बोकारो झारखंड में है, और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हैं और इनके जो है सहयोगी देश, ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो इसे भी अच्छे से हमने देख लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एल्यूमिनियम संयंत्र की बात कर लेते हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ कौन से इनके केंद्र है और कब इनको स्थापित किया गया था। देखो, हिंडाल्को कंपनी जो है इसके द्वारा जो है जेके नगर कहाँ मिलेगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल, आसनसोल। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। इंडाल जो है यह मूरी झारखंड, हीराकुंड, बेलगाम और बुलर, ये कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में। यहाँ इसके प्रमुख केंद्र है इंडाल के, और ये 1938 में स्टैब्लिश किया गया था। इसी प्रकार हिंडाल को जो है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में इसका केंद्र है, और 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आगे मालको की अगर बात करेंगे दोस्तों, मेटूर सलेम तमिलनाडु में जो है ये इसका प्रमुख केंद्र है यहाँ पर, और ये 1965 में स्टैब्लिश किया गया है। इसी प्रकार बाल्को की बात करेंगे तो कोरबा छत्तीसगढ़ में 1965 में स्थापित किया गया। और नालको की अगर बात करेंगे तो दामन जोड़ी अंगुल उड़ीसा में यह जो है प्रमुख केंद्र है इसका, जो 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कुछ महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम संयंत्र थे जो आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब आते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं महारत्न कंपनी। अब महारत्न कंपनी जो है यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखो, कब महारत्न कंपनी घोषित की गई, ये इंपॉर्टेंट है। कब स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। देखो, वैसे तो इनकी संख्या पूछी जा सकती है सीधी की वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं, ये बात तो याद रखनी है। लेकिन आपको जैसे हाल ही में 2024 में कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो उन स्पेशली उन कंपनियों को भी बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, महारत्न कंपनी क्या होती है दोस्तों, पहली बात तो ये समझिएगा, सरकारी उपक्रम की ये कंपनियां होती है। ठीक है,
देखो ये क्या होती है दोस्तों, जैसे सरकार जो है इन कंपनियों को कुछ क्षेत्र में इनको स्वयं के अधिकार देती है। क्या करती है सरकार, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम है इनको क्या करेगी सरकार, कुछ समय के लिए, एक निर्धारित समय रहेगा उस समय के लिए, और एक निर्धारित क्या रहेगी, एक राशि रहेगी जितने में ये स्वयं जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने अनुरूप उद्यम स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे जो है सरकार इनको क्या देगी, स्वायत्ता देगी। तो ऐसी बड़ी कंपनियां हमारी जो है क्या कहलाती है, नवरत्न एवं महारत्न कंपनियां कहलाती है। ये केंद्रीय उपक्रम की कंपनियां रहती है। अब इनमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना, इनका एक क्राइटेरिया रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी राशि तक या कितने प्रतिशत उस अमाउंट का जो है ये जो है बिना सरकार की अनुमति के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देश या देश के बाहर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई है, कितनी संख्या है, ये सारे जो है बिंदु हमें याद रखने पड़ेंगे और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले महारत्न कंपनी की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो फरवरी 2010 में महारत्न कंपनी का पद से गायब है। ठीक है, और यह क्या होती है, देखो बड़े आकार के नवरत्न उपक्रमों के बोर्ड को अधिक स्वायत्त सौंपना, जिससे उपक्रमों का संचालन घरेलू बाजार के साथ ही वैश्विक बाजार में भी हो सके। जो नवरत्न कंपनियां होगी उन्हें हम महारत्न कंपनी घोषित करेंगे। और फिर क्या होगा दोस्तों, ये महारत्न कंपनियां जो है देश के साथ साथ विदेश में भी जो है क्या है, ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें हम बाजार है ना, जिसमें हम उद्योग जो है स्टैब्लिश करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, गतिविधियां बढ़ेगी वैश्विक रूप से भी, और राष्ट्र में यदि स्टैब्लिश हो रही है तो वहाँ पर भी जो है आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। तो इस प्रकार आर्थिक रूप से विकास हो, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है इन कंपनियों को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब थोड़ा सा इसमें एक जो महारत्न कंपनी है, अगर कोई नवरत्न कंपनी है उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा तो उसके लिए उसकी कुछ शर्तें उसको पूरी करनी रहेगी। वो शर्तें इस प्रकार है कि जो भी कंपनी है जो महारत्न कंपनी बनने जा रही है उस कंपनी के लिए जो है क्या है, नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। यदि कोई कंपनी महारत्न कंपनी बनने जा रही है तो पहले वो नवरत्न प्राप्त दर्जा उसका होना चाहिए। नवरत्न जो है इसका जो है उसको टैग होना चाहिए कि यार ये कंपनी पहले से क्या है, नवरत्न है। ठीक है, कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो, बेसिक सी बात है। कंपनी शेयर बाजार में भी सूचीबद्ध हो, शेयर बाजार जो है उसमें भी है, इसका क्या रहे दोस्तों, ये सूचीबद्ध रहे। और पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। देखो ये 3 बात, ये बेसिक है, ये याद रखना, लेकिन ये 3 बात जरूर याद रखना, यहाँ से आपकी एग्जाम में प्रश्न बनेगा। देखो पिछले 3 वर्ष, कितने बात करें दोस्तों, पिछले 3 वर्ष की, तो पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में कितना रहा हो दोस्तों, 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। इस दौरान कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। मतलब इस दौरान इन 3 वर्ष में उस कंपनी ने कितना शुद्ध लाभ कमाया हो दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपए। ये बात भी याद रखना। तो ऐसी कंपनी हमारी महारत्न कंपनी घोषित की जाएगी। अंतिम बिंदु देखिएगा यहाँ पर, 3 वर्षों में कंपनी का निवल मूल्य या नेटवर्थ औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। अब ये निवल मूल्य क्या होता है, निवल का मतलब होता है दोस्तों फायदा। ठीक है, फायदा याद रखिएगा, या मुनाफा, एक ही बात होती है। ठीक है, सारी बात एक ही है, लाभ। तो जब कोई कंपनी अपनी जो कुल राशि है उसमें से जो देनदारियां है, देने वाली जो जिनको देने की चीजें है वो देनदारियां दे देती है, उसके बाद उसके पास जो भी अमाउंट बचता है वही हमारा क्या बोला जाता है दोस्तों, निवल मूल्य बोला जाता है। तो वो कितना होना चाहिए, औसतन 15,000 करोड़ रुपए रहा हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको देखने होंगे, यहाँ से सीधे सीधे आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब कुछ जो कंपनियां हैं इनकी संख्या देख लो, कितनी है दोस्तों, 14। वर्तमान में देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये है 14। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कब इनकी स्थापना हुई है, मुख्यालय कहाँ है और महारत्न कब घोषित की गई। ठीक है, चलो ONGC की अगर बात करें, तेल एवं प्राकृतिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कहाँ पर, देहरादून में इसका मुख्यालय है। और यह जो है 16 नवंबर 2010 को महारत्न कंपनी घोषित की गई। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की अगर बात करेंगे तो 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यह जो है महारत्न घोषित कब की गई, 16 नवंबर 2010 को। इसी प्रकार ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 1959 में नोएडा में जो है इसको क्या है, स्टैब्लिश किया गया था। और यह जो है महारत्न कब घोषित की गई, 3 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल जो है 1964 में स्टैब्लिश की गई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1 फरवरी 2013 को। ठीक है,
ये भी याद रखना, महारत में घोषित की गई थी इसको। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड RECL जो है यह 1969 में स्टैब्लिश की गई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये 22 सितंबर 2022 को महारत्न कंपनी घोषित की गई। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी डेट याद रखना दोस्तों, 1973 में इसको स्टैब्लिश किया गया है, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है और 9 मई 2010 को इसको क्या दिया गया है, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की अगर बात करेंगे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और यह 24 अक्टूबर 2019 को जो है महारत्न कंपनी घोषित की गई थी। ठीक है, चलो राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की अगर बात करेंगे दोस्तों तो NTPC की भी स्थापना वर्ष याद रखना 1975। ठीक है, पूछा गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। और यह जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसे वर्ष 2010 में जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में जो है इसको जो है स्थापित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड को मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में, और 14 अक्टूबर 2015 को इसे महारत्न घोषित नहीं किया गया है। ये डेट मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, आप इसको सही कीजिएगा। 14 अक्टूबर 2015 नहीं है दोस्तों। कोल इंडिया लिमिटेड जो है यह अप्रैल 2011 में, ये डेट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अप्रैल 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी घोषित की गई है। 2011 लिखिएगा, ये यहाँ पर दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक है, चलो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 1976 में, कब 1976 में जो है इसे क्या है स्थापित किया गया था और मुंबई में इसका मुख्यालय है और ये 12 सितंबर 2017 को महारत्न पर घोषित किया गया इसको। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की अगर बात करेंगे तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और महारत्न इसे कब घोषित किया गया था, 1 फरवरी 2013 को। ठीक है, ये बात याद रखना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया है। फिर हम देखते हैं PFCL पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों, ये 1986 में नई दिल्ली में स्थापित किया है इसका मुख्यालय और 12 अक्टूबर 2021 को जो है ये क्या है, महारत्न कंपनी इसे घोषित किया गया है। ठीक है, अब आगे दोस्तों PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1989 में इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और ये 23 अक्टूबर 2019 को महारत्न कंपनी घोषित की गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करेंगे, ये याद रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 क्रमांक की हमारी महारत्न कंपनी बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना भी याद रखिएगा दोस्तों, 1940 में इसकी स्थापना हुई है। बंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है और यदि इसकी महारत्न डेट याद रखोगे कि इसको कब महारत्न घोषित किया गया है तो ये 12 अक्टूबर 2024 को जो है क्या है दोस्तों, यहाँ पर 14 क्रमांक की हमारी महारत्न कंपनी घोषित की गई है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि करंट से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। 12 अक्टूबर 2024, देखो यहाँ पर भी लिखा है, इसी बात को मेंशन किया हुआ है कि जो 12 अक्टूबर 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं क्रमांक की हमारी महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो ये बात याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों नवरत्न कंपनी। अब नवरत्न कंपनी जो है यह भी जो है हमारी क्या है, सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां रहती है और इनको भी सरकार क्या है स्वायत्ता देती है, लेकिन इनका थोड़ा सा क्राइटेरिया क्या है, महारत्न कंपनी की तुलना में कम रहता है। ठीक है, क्या क्या बिंदु है इसको भी अच्छे से यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 22 जुलाई 1997, ये डेट याद रखिएगा। नवरत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई, 22 जुलाई 1997। फिर देखो आगे, नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसमें सरकार को ग्लोबल कंपनी होने का संभावना क्षमता देखती है। जैसे ऐसी कंपनियां जो क्या हो सके दोस्तों, ग्लोबल कंपनी बन सके, उसमें ऐसी संभावनाएं देखती है सरकार और फिर उनको जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु 100 में से 60 अंक प्राप्त करने होते हैं। इनके अपने मापदंड होते हैं जिनके अनुसार यदि देखा जाए तो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो यदि किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो वह कंपनी कितने अंक लाना जरूरी है, उसके लिए 60 अंक। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब इसकी शर्तें देख लेते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 24, और नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों को अधिक प्रशासित एवं वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त होती है। ये कंपनियां घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूंजी एकत्रित कर सकती है। ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना, ये इंपोर्टेंट लाइन है, ये देखना दोस्तों, ये इंपोर्टेंट लाइन है। यह जो है सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से नवरत्न कंपनी जो है
अपनी सरकार की अनुमति के बिना कितनी राशि जो है निवेश में कर सकती है, ऐसे आपसे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना भी 1000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश कर सकती है। जो भी इनने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट का 15% या फिर 1000 करोड़ रुपए तक जो है सरकार की अनुमति के बिना जो है निवेश कर सकती है। ये बात याद रखना। ये कंपनियां देश विदेश में उद्यम लगा सकती है, इनको छूट है, देश विदेश में भी यह जो है क्या है उद्यम लगा सकती है। और इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिग्रहण एवं विलय संबंधी निर्णय लेने का भी अधिकार है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब इनको देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितनी है इनकी संख्या 24। अब ये थोड़ा सा नवरत्न की जगह महारत्न लिख दिया है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलो, अब कंपनियां कौन कौन सी है उनको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बेल की बात करते हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड, 1954 में इसकी स्थापना, मुख्यालय बेंगलुरु। और ये नवरत्न कब घोषित की गई? 22 जून 2007 को। इसी प्रकार MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 1986 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 1997 में इसे नवरत्न घोषित किया गया। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NACL, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय उड़ीसा में है। और ये 26 दिसंबर 2008 को नवरत्न इसको घोषित किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC, यह जो है 1958 में इसकी स्थापना हुई, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और 24 जनवरी 2008 को इसे नवरत्न घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 2003 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 2023 में इसको नवरत्न घोषित किया गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 1961 में एस्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर मुंबई। और इसे नवरत्न घोषित किया गया दोस्तों 2008 में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है RINL, इसकी स्थापना 1971 में विशाखापट्टनम। 2010 में इसको क्या किया गया? नवरत्न घोषित किया गया। इसी प्रकार नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1956 चेन्नई। और 2011 में इसको नवरत्न घोषित किया गया। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको देखनी है। इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो है EIL, 1965 में एस्टैब्लिशमेंट, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और 24 जून 2014 को इसे नवरत्न घोषित किया गया। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है 1960 में इसका जो है स्थापना हुआ। और यह जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह 23 जून 2014 को नवरत्न घोषित की गई। इसी प्रकार भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड की अगर बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसे 23 जुलाई 2014 को है नवरत्न कंपनी घोषित किया गया। यहाँ पर OVL भी हो गया दोस्तों। OVL देख लेते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड, 1956 जो है इसमें इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं नवरत्न, इसे कब घोषित किया गया था? 2023 में। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है RCFL, 1978 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। और यह 29 अगस्त 2023 को नवरत्न घोषित की गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, यह जो है 1976 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 13 अक्टूबर 2023 में इसे नवरत्न घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना पाता। RITES लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ये है 1974 में स्थापित। और गुरुग्राम में इसका क्या है दोस्तों? मुख्यालय। और यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 को इसे क्या है? नवरत्न कंपनी घोषित की गई है। ठीक है, अब जो आपको थोड़ा देखना है दोस्तों, 24 में जो 24 हमारी जो नवरत्न कंपनियां हैं, इनमें लास्ट के जो बिंदु है ये देखना। देखो, सबसे पहली बात तो कि यहाँ के जो सारी जो चार हमारी जो कंपनियां हैं, इनको स्पेशली जो है दोस्तों कब? 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इसलिए ये चार तो हमारे लिए अच्छे से इम्पोर्टेंट है। बाकी सारों का याद कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन ये जरूर याद रखना कि इनकी जो है स्थापना कब हुई है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इन्हें कब जो है नवरत्न घोषित किया गया है। ठीक है, चलो। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि 30 अगस्त 2024 को देश में कितनी कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? 2, 3, 4, 5, तो आपको याद रखना होगा कितनी दोस्तों। यहाँ पर 30 अगस्त 2024 को 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, चलो ऊपर से देख लेते हैं एक बार फिर भी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी नोएडा में। और इसे वर्ष 2024 19 अप्रैल 2024 को इसको क्या दिया गया दोस्तों? यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की अगर बात करेंगे तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और 19 अप्रैल 2024 को इसको नवरत्न घोषित
किया गया। इसी प्रकार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो 1970 में इसकी स्थापना इंदौर में इसका हमारा क्या है मुख्यालय है और 18 अप्रैल 2024 को इसको क्या है नवरत्न घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1970 इंदौर मध्य प्रदेश, 18 अप्रैल 2024 को जो है इसे क्या दिया गया दोस्तों नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो 1987 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसे 26 अप्रैल 2024 को क्या है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मांझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो यह जो है 1934 में स्थापित है और यह जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और 25 जून 2024 को इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब हमारे लिए ये 4 इंपोर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से समझिएगा। रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना वर्ष 2000 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 30 अगस्त 2024 को इसे क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पर नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2011 में स्थापित है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसे भी 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। फिर बात करते हैं नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1975 में इसकी स्थापना, फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय है और इसे 30 अगस्त 2024 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और अंतिम है हमारी एसजेवीएन लिमिटेड, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्यालय है और 30 अगस्त 2024 को इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आपको याद क्या रखनी है कि नवरत्न कंपनी की शुरुआत कब हुई है, वर्तमान में इसकी कितनी संख्या है और 2024 में यदि 30 अगस्त 2024 तक पूछे कि कितनी कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया तो 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। वो कंपनियां कौन सी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, सारी बातें हमने यहाँ पर अच्छे से कर ली। इन सब का ऊपर से याद रखो ना रखो, इन 4 का एक बार जरूर देख लेना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब दोस्तों कुछ मिनी रत्न कंपनियां रहती हैं, इनके बारे में भी यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं और यह भी जो है मिनी रत्न कंपनियां इनको अच्छे से देखते हैं। चलो, ये भी क्या है दोस्तों ऐसी कंपनियां हैं जो नवरत्न और महारत्न कंपनी के अतिरिक्त भी एक ऐसी कुछ अन्य कंपनियां रहती है जो और भी है लाभ कमा रही है, तो उनके लिए भी कुछ अपने दायरे निर्धारित किए गए हैं। तो यही कंपनियां हमारी कौन सी मिनी रत्न कंपनियां भी कहलाती है। ठीक है, ये भी इनको भी अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों। 9 अक्टूबर 1997 में जो है मिनी रत्न कंपनियों की जो है शुरुआत होती है और इनको देखो यहाँ पर सरकार ने नवरत्न के अतिरिक्त लाभ कमा रहे अन्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ शर्तों के साथ इन्हें वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन संबंधी स्वायत्ता प्रदान करने हेतु इनकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां हैं, मिनी रत्न वर्ग प्रथम और मिनी रत्न वर्ग द्वितीय। ठीक है, दोनों को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मिनी रत्न वर्ग प्रथम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत वे मिनी रत्न कंपनियां आती हैं जिन्होंने एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए से अधिक लाभ के साथ 3 वर्षों तक यह जो है लाभ कमाया है। दोस्तों लगातार यदि 3 वर्ष तक कोई कंपनी जो एक वर्ष में 30 करोड़ से अधिक का लाभ कमा रही है तो वो हमारी कंपनियां मिनी रत्न वर्ग प्रथम की श्रेणी में शामिल की जाती है। हर वर्ष उसको 30 करोड़ या इससे अधिक का जो है लाभ होना चाहिए और ये लगातार 3 वर्ष तक होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा मिनी रत्न वर्ग प्रथम की बात मैं कर रहा हूँ और यह कंपनियां जो है 500 करोड़ या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर राशि बिना सरकार की आज्ञा के खर्च कर सकती है। तो ये 500 करोड़ रुपए की जो है राशि बिना सरकार की अनुमति के कहीं भी अपना निवेश कर पाएगी, वही कंपनियां हमारी मिनी रत्न वर्ग प्रथम की कंपनियां कहलाएगी। और वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों कितनी है 51। इसी प्रकार हम बात करते हैं मिनी रत्न वर्ग द्वितीय की, तो यह इस कंपनी में क्या होगा दोस्तों, इसमें लगातार 3 वर्षों तक लाभ कमाने वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है और यह कंपनियां अपने शुद्ध मूल्य के 50% अथवा 150 करोड़ रुपए बिना सरकार की आज्ञा के खर्च कर सकती है। कितने दोस्तों 150 करोड़, याद रखना 50% इसके शुद्ध मूल्य के या फिर 150 करोड़ जो है बिना सरकार की अनुमति के जो है ये कहीं भी निवेश कर सकती है। ठीक है, खर्च कर सकती है। और इसमें वर्तमान में यदि इनकी संख्या देखेंगे तो दोस्तों कितनी है 11 इनकी संख्या है, 11 इनकी संख्या है। अब इनको दर्जा देने के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई है, तो वो शर्तें हम एक बार देख लेते हैं। यह कंपनी जो है लगातार 3 वर्ष से लाभ कमा रही हो तथा इसका अपना क्या हो नेटवर्थ हो और वो नेटवर्थ भी कैसा हो दोस्तों सकारात्मक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यह ऋण व ब्याज आदि की अदायगी समय पर कर रही हो। ठीक है, वह बजट सहायता अथवा सरकारी गारंटी के लिए सरकार पर निर्भर नहीं करती हो।
गैर सरकारी निदेशकों को नियुक्ति करके अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर चुकी हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जो है शर्तें हैं जो हमने यहाँ पर देख ली है, एक बार इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कुछ पॉइंट हमने ऐड किए हैं, इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। ये इसलिए है क्योंकि ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं तो हमारे एग्जाम में भी बनने की संभावना है। अगर भारत के उद्योग के संदर्भ में देखेंगे हम तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो ये एक बार आप जरूर देखिएगा, इसको समझना। देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई है? 14 अक्टूबर 2003। तो ये बिंदु याद रखिएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। तो ये सारी चीजें जो है बेहतर तरीके से जो आर्थिक विकास की पटरी पर चलती रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कब आया था ये भी देखो आया था कब दोस्तों? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भारत में निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, भारत की वस्तुएं भारत में ही बने, तो भारत में बनेगी तो वो भारत में ही बिके। इसी सोच से जो है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया था 2014 में। पूरी डेट याद रखना, 25 सितंबर 2014। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ 16 जनवरी 2016। अब ये स्टार्टअप इंडिया वाला कॉन्सेप्ट कब आया था दोस्तों? 16 जनवरी 2016 को। और इसका उद्देश्य था देश में नव प्रवर्तन और स्टार्टअप्स के संवर्धन हेतु सुदृढ़ अर्थतंत्र का निर्माण करना। यदि आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाए और बेहतर तरीके से जो है आप अपना स्टार्टअप कर पाओ। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है हमारा 16 जनवरी 2016 को यह कॉन्सेप्ट आया था स्टार्टअप इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। ये स्टेट ऑफ इंडिया का प्रारंभ जो है यह जो है 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य था अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए बढ़ावा देना। मतलब इंटरप्रेनर बने, यहाँ की ST SC और महिला वर्ग जो है ये क्या बने? इंटरप्रेनर बने। इसी बात को ध्यान में रखकर स्टेट ऑफ इंडिया जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, एक महत्वपूर्ण योजना जो है दोस्तों, और इस महत्वपूर्ण योजना को समझ लीजिए। इसके साथ ही जो है हमारी आज की क्लास को हम विराम देंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत चलन में है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में। पहले तो इसकी शुरुआत याद रखना। ये क्या करेगी दोस्तों? छोटे उद्योग जो है शुरू होने के लिए जो छोटे उद्योग रहते हैं, छोटे उद्योगों को क्या करेगी दोस्तों? ये लोन उपलब्ध करवाएगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। किस प्रकार से करेगी? जैसे शिशु लोन। इनने अपने लोन को 4 कैटेगरी में बांट दिया है: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन और तरुण प्लस लोन। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे सीधी राशि पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु लोन में कितनी राशि दी जा सकती है? 50,000 तक। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक। तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक। और अभी ये लेटेस्ट जो है हाल ही में आया है तरुण प्लस लोन, यह जो है दोस्तों 10 लाख से 20 लाख तक की जो है इसमें राशि प्रदान की जा सकती है, जिसके माध्यम से आप अपना जो है उद्यम शुरू कर सकते हो। तो आज के हमारे इस क्लास में हमने दोस्तों भारत के उद्योग को बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। आगे कंटिन्यू अब हमारी क्लास रहेगी, मतलब हम प्रयास करेंगे आज ज़्यादा से ज़्यादा आज हम पूरा जो है हमारे इकोनॉमी का जितना एरिया बचा है सब कवर करें, और यदि कुछ बचता भी है तो कल तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश करेंगे आज ही खत्म हो। ठीक है, अब समय ज़्यादा रहा नहीं है और बच्चे आप लोग भी परेशान हो रहे हो। 5-7 दिन से थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से हम लेट हो गए हैं। समझना आपकी इस बात को, मैं भी बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।